हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 3, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको बता चुका हूँ। तो आज का ये लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब इसमें देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फाई सफिक्स बी। फाई सफिक्स बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई सफिक्स बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर अपन पढ़ते हैं ई। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई यहाँ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या लिखाया था मैंने आपको? ये E इज इक्वल टू लिखाया था माइनस डी फाई वी अपॉन डी टी। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यहाँ देखो अलग अलग करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई सफिक्स ई से और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सफिक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसमें देखो E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई वी अपॉन डी टी। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है किसी भी कॉइल में तो उसमें हम n का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। फिर करंट की बात आती है, तो करंट की बात क्या आती है? करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर, तो ये हो जाएगा माइनस के n बाई आर और डी फाइव बी अपॉन डी टी। ओके, अब इसमें देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट, ये। अब इसमें देखो इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट है, इसकी डायरेक्शन हम लेंज लॉ से फाइंड करते हैं, और मैग्नीट्यूड जो है ना फैराडे लॉ से फाइंड करते हैं। फैराडे लॉ से करंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, फैराडे लॉ से अपन फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हम रेजिस्टेंस का डिवाइड करके हम करंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में हम कुछ करंट को फाइंड करने के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे, और न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट की डायरेक्शन आपको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2-4 पॉइंट्स अपन करंट की डायरेक्शन फाइंड करने में बताते हैं हम आपको। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देखो ये क्रॉस 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 बहुत ज़्यादा हमने लगा रखे हैं। यहाँ क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस है इस एरिया में हमने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर, अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? बी सफिक्स जीरो से। और यहाँ देखो बी सफिक्स जीरो के साइड में एक ऊपर की ओर एरो लगा है। इसका मीन क्या है? ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है ये? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर एरो ऊपर की ओर है ना तो बढ़ रहा है, और नीचे की ओर है ना एरो तो घट रहा है। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर कॉइल है या लूप है, जो भी अपन बात करें, ये सर्कुलर कॉइल जो है ना ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। अब आपको ये बताना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे हम आपको बताते हैं। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो हमने लेंज लॉ क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और करंट है ये उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। समझ गए ना। तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ना इसे पसंद नहीं है, तो ये लूप ऐसे करंट फ्लो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़े। और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब करंट की डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। फिर अगला पॉइंट है सेकंड। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डॉटेड से दर्शाया है, ठीक है ना। डॉटेड का मीन ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर और डॉटेड का मतलब बाहर की ओर है, ठीक है ना। फिर ये
रिंग है या लूप है जो भी है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B0 जो है ना, अब एरो हमने नीचे लगा दिया, अब ये घट रहा है। क्यों? हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है, तभी उत्पन्न होता है किसी भी लूप में जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर फ्लक्स चेंज हो। तो फ्लक्स हमने आपको क्या बताया था, फाई सफिक्स बी इक्वल टू बताया था BA cos थीटा। किसी भी लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF शॉर्ट में बोलते हैं, वो तभी इंड्यूस होता है जब उसके फ्लक्स में चेंज हो। और फ्लक्स कैसे चेंज होगा, या तो B चेंज करो या A चेंज करो या या थीटा कर लेते हैं, ठीक है ना, या थीटा चेंज करो। थीटा किस किस के बिटवीन का है, B एंड A के बिटवीन का, ठीक है ना। तो फाई कैसे चेंज होगा, या तो B चेंज करो या A चेंज करो या थीटा। तो यहाँ पे B वेरिएबल ले रखा है हमने, B चेंज हो रहा है तो B बाहर की तरफ घट रहा है ना, तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन हमने क्या बताया था कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है ना, ये घटना इस लूप को पसंद नहीं है, तो ये बाहर की तरफ घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे फ्लो होगा कि ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, बढ़ाए। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, 7th चैप्टर में हमने आपको कई सारी चीजें बताई डायरेक्शन बताने की। जैसे कोई लूप है, अगर इसमें इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। फिंगर को हम जो है ना करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं ना, तो थम्स जो है ना हमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अब यहाँ करंट की डायरेक्शन बतानी है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ाना है, तो भी करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हो सकता है ये चीजें कम क्लियर हो रही हूँ, इससे पहले आप 7th चैप्टर देख लेना, तो वहाँ ऐसी चीजें कई सारी मिल जाएंगी, अपलोड है 7th चैप्टर, फिर आप इसको देख लेना, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3rd क्वेश्चन ये है कि ये वायर है और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है और करंट डिक्रीज हो रहा है, एरो नीचे लगा है ना। तो हमने आपको 7th चैप्टर में बताया था कि इन्फानाइट लेंथ का वायर है, करंट की डायरेक्शन नीचे है, यहाँ एक सर्कुलर रिंग रखी है या लूप रखी है, इस लूप में आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन में हम किसको रखेंगे, थंब को रखेंगे, और आपका जो पुश है, जो पाम है ना, इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की ओर, समझ गए ना। तो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और आई घट रहा है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर घट रहा है, तो इस लूप में करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। हमने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है ना, वो इस लूप को पसंद नहीं है, तो इसका अपोज करती है। तो यहाँ देखो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है ना, तो ये लूप क्या करेगी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का प्रयास करेगी। और ये लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड तभी बना पाएगी जब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, समझ गया। ये इसका लॉजिक है। 1-2 पॉइंट और करते हैं फिर आपको क्लियर होगा, इसको नोट करो जल्दी से। अब यहाँ देखो एक बड़ी रिंग है या लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और एक अंदर छोटी सी लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। बाहर वाली रिंग में करंट, बाहर वाली लूप में करंट है आई और ये करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझो, बाहर वाली रिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन बाहर वाली रिंग में करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो ये जो अंदर छोटी लूप है ना, ये जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर। करंट आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है B0 वो बाहर की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो अंदर वाली लूप है ना,
ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये इसे पसंद नहीं है। तो अंदर वाली जो लूप है वो ऐसे करंट फ्लो करेगी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड या तो डिक्रीज हो या दूसरा कह दें हम अंदर की तरफ बढ़े। बाहर वाली बड़ी वाली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो छोटी वाली रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसे ये फ्लो करेगी। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। तो इस छोटी सी लूप में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये लॉजिक से अपन करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें अपन करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से। अब करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अपन एक दो न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और बनाते हैं, चलो एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि एक छोटा सा और है। इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, ठीक है ना। इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। अब इसमें देखो एक लूप है ये, और ये v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, ये है कांस्टेंट। अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाएगा ना तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। यस, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो ना तो उसमें करंट फ्लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी लूप रखी हो तो उसमें किसी भी टाइप का कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, तो करंट भी जीरो होता है। बट यहाँ देखो ये v वेलोसिटी से अंदर एंटर कर रही है, तो जब ये एंटर करेगी ना तो अब यहाँ देखो यहाँ इतना एरिया है इसका जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर ये थोड़ा और आगे एंटर करेगी तो ये वाला एरिया इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इससे पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड या कह दो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कह दो, वो भी इंक्रीज होगा। तो जब ये एंटर करेगा तब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। और ये अंदर की ओर है ना, तो अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये बाहर की ओर इंक्रीज करेगा। और बाहर की ओर इंक्रीज कैसे होगा? जब इसमें करंट एंटी क्लॉक होगा, जब ये एंटर कर जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में करंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अब ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, और जैसे ये बाहर निकलेगा तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, और वो होगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्योंकि अंदर की तरफ डिक्रीज होगा तो अंदर की तरफ इंक्रीज करना चाहेगा ये, समझ गए। क्या है कि जो ई और आई इंड्यूस होते हैं ना, वो उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ एक दो और लेते हैं पॉइंट, इसको जो नोट कर लो जल्दी से। अब इसके बाद देखो एक और हम आपको बताते हैं, ये एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, 7th चैप्टर में नहीं पढ़ी है तो जाना देखना उसको। हमने ये बताया था कि ये मैग्नेट है और ये लूप है। अगर आप इस मैग्नेट को इधर मूव करा के लाएंगे ना तो इस लूप का इधर वाला साइड जो है ना वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, पीछे वाला साइड जो है ना साउथ पोल बन जाएगा। तो नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो फिर क्या होगा? ये इसके सामने वाला साउथ पोल बन जाएगा, पीछे वाला नॉर्थ। तो ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है? हमने आपको बताया कि मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो इस लूप से पास आउट होंगी। तो जैसे ही इसका मोशन होगा तो इस लूप से पास आउट होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो चेंज होगा, और वो चेंज होना इसको पसंद नहीं है। जब ये पास आना चाहेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, और जब ये दूर जाना चाहेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी बेस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको आंसर देने हैं उसके। यहाँ एक लूप रखी है, ऐसे बनाने का मतलब वो ऐसे रखी है, ठीक है ना। ऊपर से हम एक मैग्नेट है ना ड्रॉप कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं।
ओके, इस मैग्नेट को हमने ड्रॉप कर दिया। आपको पता है कि इंडिपेंडेंटली अपन किसी को भी ड्रॉप करते हैं ना तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो गिरती है वो कोई चीज़, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन ए होगा वो जी के इक्वल होगा या फिर जी से बड़ा होगा या फिर जी से छोटा होगा, या फोर्थ पॉइंट कर दो नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो अभी भी मैंने आपको क्या सिखाया कि जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे ना तो ये नीचे आएगा, तो ये मैग्नेट इस लूप की तरफ मूव कर रही है ना, तो इस मैग्नेट का ऊपर वाला पोल जो है ना नॉर्थ बन जाएगा और नीचे वाला पोल साउथ बन जाएगा। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जी से डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए लेस देन जी। इसी सिचुएशन में अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे ले लें कि अब हमने मैग्नेट को नीचे गिराया, तो आपको अभी भी बताया था मैंने, जैसे ये नीचे गिरेगी ड्रॉप करोगे आप इसको तो ये एन पोल जो है ना इस लूप से दूर जाएगा, तो इस लूप का ये साउथ पोल बन जाएगा और पीछे वाला एन बन जाएगा, तो ये साउथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस सिचुएशन में अभी ए की वैल्यू वो जी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रखना। इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से। अपन बात करेंगे करंट के मैग्नीट्यूड की, एक दो न्यूमेरिकल अपन करंट को फाइंड करने के लिए और कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। हमने मैग्नेटिक फील्ड को रखा है अंदर की ओर, ठीक है ना, और यहाँ एक सर्कुलर लूप है और उसकी रेडियस है आर, उसकी रेडियस क्या है आर, और यहाँ जो बी है ना, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, वो है बी नॉट टी स्क्वायर प्लस 2t। ओके, फाइंड आई एट 2 सेकेंड। आप ऐसे समझो कि ये जो लूप है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B इक्वल टू B0 टी स्क्वायर प्लस 2t। ओके, आपको I फाइंड करना है एट 2 सेकेंड पे। तो I कैसे फाइंड करोगे, I का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर, और इसका रेजिस्टेंस भी अपन लेट कर लेते हैं। ऐसा करो, इसकी रेडियस को लेट कर लेते हैं इस स्मॉल r, और इसकी रेजिस्टेंस को लेट कर लेते हैं कैपिटल R, ठीक है ना, कैपिटल। अब ये जो लूप है किसी न किसी मटेरियल की बनी होगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या लेट कर लिया अपन ने, कैपिटल R। तो I की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन R। तो E आपको पता होना चाहिए, और E का फॉर्मूला क्या लिखा है था हमने आपको, E इक्वल टू होता है d∅v अपॉन dt, माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना। और फाई क्या होता है, फाई होता है BA cos थीटा, फाई क्या होता है, BA cos थीटा। ओके, अब यहाँ देखो थीटा होगा 180 डिग्री, तो कितना बच जाएगा, माइनस का BA, और B वेरिएबल है, A कांस्टेंट होगा, तो A बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा D, पहले फाई की वैल्यू रखो d अपॉन dt, फाई की जगह क्या रखोगे, माइनस BA। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा A dB अपॉन dt। dB अपॉन dt मीन्स इसका क्या करना आपको, डिफ्रेंशिएशन आता होगा आपको। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, A के प्लेस पे क्या रखोगे, एरिया, और इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, r छोटा करेंगे, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करो, b कांस्टेंट है, ऐसा कैसे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 2t का t का 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता। अब यहाँ देखो एट 2 सेकेंड पे पूछ रहे हैं ना, तो t के प्लेस पे क्या रख दो, 2, तो 2 2 जा 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई b0 r स्क्वायर, और यहाँ क्या रखोगे, e की वैल्यू, तो i कितना हो जाएगा आपका 6 पाई B0 r स्क्वायर अपॉन r।
हम ऐसे करंट फाइंड करते हैं, समझ गए ना। करंट फाइंड करने के लिए ई अपॉन आर, तो पहले ई की वैल्यू फाइंड करो फिर आई की वैल्यू आएगी। अब ये हमने एक जनरल फॉर्म में करा दिया। अब ऐसे ही आपको डेटा भी दिया जा सकता है कि भाई इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है तो आर की जगह 10, रेडियस हो सकता है वो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। और वी नोट के प्लेस हो सकता है कोई वैल्यू पुट करो, या कुछ वी नोट हो ही ना, केवल यही दे दिया जाए टी स्क्वायर प्लस 2t, तो कुछ भी आ जाए आप इसको कर सकते हो, इसमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए ना।